हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक सिंपल सा टॉपिक लेके आए हैं, चुंबक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष वाला टॉपिक इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तथा इसमें हम दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल ऑफ मैग्नेट ये हम ले रहे हैं। मेनली जो डायग्राम है दोस्तों उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, साथ ही साथ इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। एक में ये डायग्राम प्लस इससे संबंधित थ्योरेटिकल बातें, और साथ ही साथ हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे, उसमें मैथमेटिकल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानना कि NS एक चुंबक है और NS ले लीजिए या SN ले लीजिए, डाइपोल के जैसा ही लेना चाह रहे हैं तो हम इसमें क्या ले लेते हैं दोस्तों, SN ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने मैग्नेट ले ली है और डायग्राम अच्छे से समझें। ये SN या NS एक चुंबक है और जो इसमें ध्रुवों के बीच की दूरी है, वो ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 2L है। कितनी है, 2L है। और इसके मिड पॉइंट O से, ठीक है, और किधर, अक्ष पे नहीं, इस बार कहाँ लेंगे, निरक्ष पे। और ये हमने निरक्ष ले लिया और निरक्ष पे R दूरी है और इस R दूरी पर हम ले लेते हैं P पॉइंट। निरक्ष पर R दूरी पर P पॉइंट है, इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा हम यहाँ मान लेते हैं कि ये एक N पोल, चुंबक का N पोल यहाँ सिचुएटेड है, प्लेस्ड है, स्थित है, ठीक है, ओरिएंटेड है। तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हम एक N ध्रुव की कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ये जो बिंदु P है, इस पर N पोल है, ये N इसको रेपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर धकेलेगा, और ये S इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फोर्स है, यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत बल, चुंबकीय बल, इसकी जो दिशा है वो सदैव ही बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज या डिस्टेंस बिटवीन द पोल, उसी के अनुदिश होगी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये जो आपके यूं ले रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, N ध्रुव के कारण, तो उसकी दिशा इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, ऐसे नहीं है। जो बीच की जो दूरी है, स्ट्रेट लाइन है, उसी के अलोंग द डायरेक्शन होगी। ठीक इसी प्रकार N और S है, ये इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये थीटा है, तो ये इधर वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म आपके ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है दोस्तों आप देख रहे हो L, और ये वाली डिस्टेंस भी L, और ये जो R है ये इसमें कॉमन लेंथ है, कॉमन साइड है, कॉमन भुजा है। तो किसी भी ट्रायंगल में यदि दो डायरेक्शन सेम हो, दो साइड सेम हो, दो एंगल भी सेम हो, यूँ इस तरह से ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल, तो जो तीसरी जो भुजा है या तीसरा जो एंगल है वो भी सेम ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं इस पॉइंट P के कारण B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण ये जो N पोल है ये बाहर की तरफ, ये इधर जा रहा है। एक ही डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते, और यदि एक ही लाइन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो सब्सट्रैक्ट हो जाते। तो अलग अलग होने के कारण हम इनके कंपोनेंट ले लेते हैं। कंपोनेंट के लिए NS के हमने क्या कर दिया दोस्तों, एक परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हो गए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है दोस्तों संगत कोण। ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये है एकांतर कोण। एकांतर कोण आप जानते हो दोस्तों अल्टरनेटिंग एंगल होता है। ठीक है, तो ये आप जानते हो कोई भी जो क्वांटिटी है वो किसी अन्य साइड से या किसी अन्य लाइन से थीटा एंगल बना रही है, तो वो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएगा, और ये हो जाएगा B1 cos थीटा।
और इसके परपेंडिकुलर जो हम लाइन लेंगे, ठीक है, जिसमें ये b1 वेक्टर या जो भी क्वांटिटी है वो मिड में होनी चाहिए, और वो हो जाएगी b1 साइन थीटा। ठीक है, ये आपको कंपोनेंट निकालने 11th में आपने सीख लिए होंगे। बाय द वे, यदि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो निकाला था इक्वेटोरियल पर, निरक्ष पर, उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए वही थीटा एंगल बना रही है, तो ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा B2 cos थीटा, और इसके साथ में ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा B2 साइन थीटा, B2 साइन थीटा। तो दोस्तों ये जो आप डायग्राम यदि अच्छे से बना लेते हैं तो आपके, यदि ये 4 नंबर का है तो 2 नंबर का ये पूरा डायग्राम ही है। इसके बारे में आपने थोड़ा कम ज़्यादा लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम में सारी बातें इस तरह से क्रिस्टल क्लियर करें। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो B1 वेक्टर है और B2 वेक्टर है, ये यदि दोनों के दोनों सेम ही होंगे, ठीक है, उनको हम अभी क्लियर कर लेंगे, जिसके कारण इनके जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यानी क्षैतिज घटक हैं B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, वो ऐड हो जाएंगे, उनके कारण ही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। और जो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा एक ही लाइन पर हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये कैंसिल आउट हो जाते हैं यानी निरस्त हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है रिजल्टेंट वो इनके क्षैतिज घटकों के सदिश योग के बराबर होती है। The magnetic field is equal to the sum of their horizontal component। ठीक है दोस्तों, तो ये आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पॉज करके आप इसको लिख सकते हो। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और 1-2 लाइन आपको बता देता हूँ कि जो क्षैतिज घटक हैं, क्षैतिज घटक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक वो हैं दोस्तों B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक को हम लिख सकते हैं दोस्तों वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट होता है दोस्तों B1 वेक्टर साइन थीटा और B2 वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाले दोनों सम हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको फर्स्ट जो पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट में हम इसी डायग्राम को यूज में लेते हुए इसका हम मैथमेटिकल करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।